इस चैनल में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है कि ITI TO की वैकेंसी आ चुकी है। इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट 23 अगस्त है और संशोधित करके फॉर्म भरने की डेट 28 अगस्त है। अब ITI TO के बारे में इसकी 28 अगस्त संशोधन करके की अंतिम तिथि 28 अगस्त है। 30 सितंबर से एग्ज़ाम है। 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम रहेगा। प्रथम फर्स्ट शिफ्ट में ये चलेगा 9 से 11, 2 घंटे का एग्ज़ाम। सेकंड शिफ्ट में 2 बजे से 4 बजे तक एग्ज़ाम रहेगा। अभी ये जो मैं वीडियो आपका बना रहा हूँ या वीडियो में जानकारी दे रहा हूँ, उसमें वीडियो में जो मेन जानकारी है मेरा परीक्षा का पाठ्यक्रम यानी सिलेबस को लेकर है। जैसा कि आपको मालूम है ITI TO के एग्ज़ाम के बारे में कि 2016 में पेपर का पैटर्न कुछ अलग था और 2022 से पैटर्न अलग है। 2016 में नॉन टेक्निकल में GK के क्वेश्चन आए थे, 25 क्वेश्चन और 75 क्वेश्चन टेट के क्वेश्चन आए थे। और 2016 में जो ITI टेट का जो उसमें पर्टिकुलर सिलेबस था हर टेट का, वही सिलेबस MP में मतलब ITI के सिलेबस में मेंशन था TO रिक्रूटमेंट 2016 में। इसके बाद 2022 में ESB की वेबसाइट पे, व्यापम की वेबसाइट पे पाठ्यक्रम के बारे में जो भी ITI की ट्रेड के जो लर्निंग आउटकम है वही वही केवल मेंशन किए गए। सिलेबस को पूरी तरह से मेंशन नहीं किया गया है। और 2024 में भी ITI TO रिक्रूटमेंट रूल बुक में वही सिलेबस मेंशन है। तो आज हम केवल सिलेबस की ही चर्चा इस वीडियो में करेंगे। थोड़ा सा आप ये वैकेंसी देख सकते हैं। जैसे इसमें कोपा की वैकेंसी है, फिटर की वैकेंसी है, वेल्डर की वैकेंसी है, इलेक्ट्रिशियन है, मशीनिस्ट है, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, सर्वेयर, स्टेनो हिंदी, सामाजिक अध्ययन मैंने। अच्छा, संविदा की इसमें इसमें बिल्कुल भी वैकेंसी इस बार 2024 रूल बुक में नहीं आई है TO रिक्रूटमेंट में। और इसके बाद इस तरह से एक आरक्षण अनारक्षित यानी जनरल EWS, अनुसूचित जाति यानी SC, अनुसूचित जनजाति ST, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के आरक्षण में कुछ हाई कोर्ट के या मतलब माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार कुछ कन्फ्यूजन्स हैं या कुछ भी पेंडिंग्स हैं। उनके कारण ये 2 प्रकार से इसमें दिया हुआ है। यदि हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी आप देख ही सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन की एलिजिबिलिटी है, ये देखिए आप कोपा की एलिजिबिलिटी दी हुई है। 3-4 प्रकार से एलिजिबिलिटी है। BCA MCA हो सकते हैं। इसके बाद BE CS IT से हो सकते हैं, डिप्लोमा हो सकते हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज से। इसके अलावा आप यदि कोपा ITI से कोपा किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। और यदि पुरानी पद्धति से किसी दूसरी ट्रेड से भी ITI किया है और फिर डोएक वगैरह किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। डोएक से PGDCA से भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, इस तरह से हर टर्नर का भी एलिजिबिलिटी दिया हुआ है। सभी का एलिजिबिलिटी एक प्रकार से दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये स्टेनो हिंदी का एलिजिबिलिटी है, स्टेनो हिंदी। ठीक है, अभी कोपा का जो सिलेबस इसमें दिया हुआ है उसके बारे में हम बात करते हैं। अच्छा, एक बात और क्लियर है, जो आपका पेपर होगा उसमें 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 75 क्वेश्चन टेट के रहेंगे और 25 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल रहेंगे। उन 25 क्वेश्चन का 4 सेक्शन रहेंगे, मतलब 4 सेक्शन से पेपर 25 क्वेश्चन रहेंगे। बेसिक कंप्यूटर, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग और जनरल मेंटल एबिलिटी एंड साइंस एंड मैथ। सभी का पाठ्यक्रम का स्तर या परीक्षा का प्रश्न पत्र का स्तर 10वीं के समकक्ष रहेगा, ऐसा है रूल बुक में क्लियर दिया हुआ है। ऑनलाइन परीक्षा केंद्र बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन रहेंगे। ये देखो क्लियर लिखा है
सभी पदों के लिए टेट से संबंधित पाठ्यक्रम के 75 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न 75 अंक, और कक्षा 10वीं स्तर के निम्न विषयों से 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न विज्ञान और गणित के 25 अंक, विज्ञान गणित सामान्य ज्ञान तार्किक ज्ञानी रीजनिंग जनरल मैटर और बेसिक कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन, ऐसे 75 क्वेश्चन ये रहेंगे, 25 क्वेश्चन ये रहेंगे, टोटल 100 नंबर का पेपर रहेगा। ठीक है, इसके बाद ये देखिए आप सिलेबस दिया हुआ है फिटर का, ये वेल्डर का सिलेबस दिया हुआ है पूरा। इसके बाद इलेक्ट्रिशियन का दिया हुआ है। अभी मैं इसमें कोपा का सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। कोपा का जैसा कि मैंने बताया है आप लोगों को कि केवल लर्निंग आउटकम दिया हुआ है, हालांकि कोपा का सिलेबस पूरी तरह से एक कंप्लीट है जो कोपा टेट का सिलेबस है, और उसके हिसाब से पूरा एक्चुअली में कोपा के जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है उसमें 50 क्वेश्चन टेट थ्योरी से आते हैं, वही 50 क्वेश्चन टेट थ्योरी से जो ऑनलाइन एग्ज़ाम अभी CBT होगा 22 अगस्त से 9 सितंबर के बीच में, उसमें आएंगे। तो कोपाक टेट के जो क्वेश्चंस हैं वो भी इस पेपर की तैयारी में यानी TO रिक्रूटमेंट की तैयारी में पूरी तरह से सहायक रहेंगे, और आप उनको अच्छे से मतलब तैयार करके TO रिक्रूटमेंट में आप अच्छे से मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि लर्निंग आउटकम दिए हैं, और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि लर्निंग ही आउटकम दिए हुए, जैसे क्लियरली लिखा हुआ सिलेबस फॉर ट्रेनिंग ऑफिसर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग सिस्टम पेपर कोड डी। अच्छा, ये पेपर कोड इसलिए टेट वाइज एक पेपर कोड दिया हुआ है जिससे ये जो ट्रेनिंग ऑफिसर कोपा का है इसका पेपर कोड डी है, ऐसे करके ABCDEFGHIJ करके इस टाइप से रहेगा। 2022 में भी इस टाइप से रहा था। अब इस सिलेबस को थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, और इसके बाद फिर हम डिटेल सिलेबस भी देख लेंगे जो हमें और अच्छा समझने में सहायक रहेगा। कोपा ट्रेड वालों के लिए तो काफ़ी आसान सिलेबस है, और जो BE कंप्यूटर साइंस हैं, BE CSIT हैं, PGDCA हैं, BCMC हैं, उनके लिए भी सिलेबस यही रहेगा, और यही ITI कोपा का जो सिलेबस है वही है। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट पॉइंट पे लिखा है लर्निंग आउटकम से मतलब ये है एक्चुअली में ITI में क्या होता है, जो पूरा सिलेबस है उसके बाद हर सिलेबस के मॉड्यूल बने हुए हैं, चैप्टर कह सकते हैं, वो हर चैप्टर में इस ट्रेनीज क्या सीखेंगे उसे लर्निंग आउटकम कहा गया है। तो अब क्या किया है कि ITI TO रिक्रूटमेंट में 2022 से जो लर्निंग आउटकम है वही उन्होंने मेंशन कर दिए हैं कि हाँ आपको ये आना चाहिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यदि आपके पास पूरा सिलेबस है आप एक एक चीज़ पढ़ सकते हैं, यदि लर्निंग आउटकम भी आपको आता है तो जो मेन बात है ITI की कि लर्निंग ही आउटकम मेन होता है कि 80% प्रैक्टिकल होता है, और प्रैक्टिकल में लर्निंग आउटकम ही रहेगा। तो हाँ, और एक बात है ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होना है, थ्योरी एग्ज़ाम होना है, वो किसी भी टेट का ऑनलाइन थ्योरी एग्ज़ाम होता है, उसके जो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है वो TO रिक्रूटमेंट में सीधे सीधे हेल्प करते हैं। हाँ, अभी मैं और जो भी पेपर आए हुए हैं 2022 में आए हैं, 16 में आए हैं, 12 का पेपर भी मेरे पास अवेलेबल है, 12 की जनरल पेपर था, 16 और 22 का टेट वाइज पेपर भी मेरे पास अवेलेबल है। उस पर भी मैं एक वीडियो आगे वीडियो बना दूंगा। अभी ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, हालांकि फर्स्ट वीडियो में हमने इन्फॉर्मेशन भी दे दी ITI TO रिक्रूटमेंट की, और एक सिलेबस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा है इंस्टॉल एंड सेटअप ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर फॉलोइंग सेफ्टी प्रिकॉशंस। इसका अर्थ ये है कि आपको है ना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, उसके बाद उसको सेटअप करना है, सेटअप जमाते हैं कंट्रोल पैनल सेटअप आना चाहिए। इसके अलावा कुछ जो सॉफ्टवेयर हैं, मिनिमम सॉफ्टवेयर जो होते हैं, जो रिक्वायरमेंट रहते हैं किसी भी यूज़र के लिए, जनरल यूज़र के लिए, वो आपको उनको इंस्टॉल करना आना चाहिए, और साथ में सेफ्टी प्रिकॉशन भी आना चाहिए कि आपको कौन कौन सी सुरक्षा सावधानियाँ उसमें रखनी है। आप हार्डवेयर यूज करेंगे थोड़ा बहुत ना, उसमें आप रोम यूज करेंगे, आप उसमें क्या कहते हैं सीमो सेटअप यूज करेंगे, तो उसके लिए सुरक्षा सावधानियाँ वगैरह क्या रहेंगी। इसके बाद ये लिखा है जैसे NOS SSC N 3022, तो ये थोड़ा सा एक्चुअली में NOS का है मतलब है नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड। SSC होता है सेक्टर स्किल काउंसिल, हर सेक्टर की एक सेक्टर स्किल काउंसिल होती है, उसका ये N3022 है।
तो ये लर्निंग आउटकम है, हम इतना समझ सकते हैं। अपने लिए बेस्ट ये है कि हम इसको लर्निंग आउटकम समझें, ठीक है। ये स्कोपा के सिलेबस में लर्निंग आउटकम है। हालांकि ये 16 चैप्टर कोपा के सिलेबस में है टोटल, और उस कोपा के सिलेबस के 16 चैप्टर में से 13 लर्निंग आउटकम यहाँ दिए हुए हैं। इसका मतलब है दो दो चैप्टर के एक लर्निंग आउटकम भी हो सकता है, और ये फर्स्ट वाला जो है ये शायद 2 चैप्टर का मिला के एक लर्निंग आउटकम है कोपा का। सेकंड लिखा है क्रिएट कॉमा फॉर्मेट एंड एडिट डॉक्यूमेंट यूजिंग वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये एम एस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या एम एस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो चैप्टर है उसका ये लर्निंग आउटकम दिया हुआ है कि इसका मतलब है क्रिएट करना, डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना, एडिट करना डॉक्यूमेंट, इसके द्वारा वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा। तो वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपको पता ही है एम एस वर्ड यूज़ होता है। कुछ ओपन सोर्स भी हैं, वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन एम एस वर्ड हम जनरली यूज करते हैं। और वैसे कुछ सॉफ्टवेयर और होते हैं जो इसमें यूज होते हैं, पेज मेकर वगैरह, जो स्पेशली डीटीपी के लिए यूज होता है, पेज मेकर वगैरह। डीटीपी में एम एस वर्ड भी यूज होता है। तीसरे पॉइंट पे लिखा है, तीसरे पॉइंट पे क्रिएट फॉर्मेट एडिट एंड डेवलप ए वर्कबुक वाई यूजिंग स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका मतलब ये है कि ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल के बारे में आपने सबने सुना होगा। ये एम एस एक्सेल के बारे में कहा गया है कि वर्कबुक क्रिएट करना, फॉर्मेट करना, एडिट करना, डेवलप करना, इसके लिए स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जनरल एप्लीकेशन है कौन सा है, इसको कहते हैं एम एस एक्सेल। अभी चौथे नंबर पे लिखा है क्रिएट एंड कस्टमाइज स्लाइड्स फॉर प्रेजेंटेशन। यहाँ पे सीधी सी बात ये है, आप लोग सब लोग जानते ही हैं, ये है पावर पॉइंट की बात, पीपीटी। कोई भी कंपनी में है, कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी में, किसी भी कंपनी में है, तो एक बात की जाती है पीपीटी। ये वही पीपीटी की बात है, पावर पॉइंट, जिसका एक्सटेंशन, फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट पीपीटी एक्स या डॉट पीपीटी, ठीक है। और आपने लोगों ने सुना होगा पीपीटी ना, पीपीटी इसीलिए होता है, उसका एक्सटेंशन पीपीटी होता है, पावर पॉइंट फाइल का, ठीक है। पावर पॉइंट यानी स्लाइड प्रेजेंटेशन, तो क्लियर है, ये क्रिएट करना, स्लाइड को क्रिएट करना, कस्टमाइज करना और स्लाइड शो करना, ये सब चीज़ें इसमें रहेंगी। सिंपल सी बात है, पावर पॉइंट बनाना, स्लाइड बनाना। पाँचवें नंबर पे लिखा है क्रिएट एंड मैनेज डाटाबेस फाइल यूजिंग माई एसक्यूएल। 2022 से जो नया सिलेबस अपडेट हुआ है उसके हिसाब से एक्चुअली में प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली ही माई एसक्यूएल पढ़ना है, ना कि एम एस एक्सेस पढ़ना है। पहले क्या था कि प्रैक्टिकली एम एस एक्सेस पढ़ना था और थ्योरेटिकली तो डेटाबेस पढ़ना ही था, लेकिन प्रैक्टिकली एम एस एक्सेस पढ़ना था। वो एम एस एक्सेस हटा के अब हमें प्रैक्टिकली एम आई एसक्यूएल पढ़ना है। इसका मतलब ये है कि डेटाबेस फाइल को क्रिएट करना, मैनेज करना माई एसक्यूएल में, माई एसक्यूएल के द्वारा। इसका मतलब यही है कि डेटाबेस को क्रिएट करना, मैनेज करना, डीडीएल पढ़ना, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल वगैरह जो लैंग्वेजेस होती हैं उनके द्वारा डेटा रिट्रीवल, अपडेट करना, क्रिएट करना, डेवलप करना, ये सब कुछ माई एसक्यूएल में करना है, ठीक है। इसके बाद छठे नंबर पर लिखा है इंस्टॉल सेटअप कॉन्फ़िगर कॉमा ट्रिबल सूट एंड सिक्योर कंप्यूटर नेटवर्क इंक्लूडिंग इंटरनेट। इसका यहाँ बात आती है कंप्यूटर नेटवर्क की। कंप्यूटर नेटवर्क मतलब कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को कनेक्शन कर देते हैं केबल के द्वारा, गाइडेड मीडिया के द्वारा, अनगाइडेड मीडिया के द्वारा, और इसको इंस्टॉल करना, सेटअप करना, कॉन्फ़िगर करना। यानी कॉन्फ़िगर करने से मतलब ये होता है किसी भी उपकरण को कॉन्फ़िगर करते हैं यानी एक्सेस करते हैं। और ट्रबल शूट से मतलब ये होता है कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है, उनको ट्रबल शूट करना। ट्रबल मतलब होता है समस्या को हटाने को ट्रबल शूटिंग बोला जाता है। तो और सिक्योर कंप्यूटर नेटवर्क यूज करना कि कंप्यूटर नेटवर्क हमारा सिक्योर रहे, अनऑथराइज एक्सेस ना हो, किसके द्वारा, इंक्लूडिंग इंटरनेट, इंटरनेट के द्वारा भी आपको ये पढ़ना है, ये आना चाहिए। सातवें नंबर पे लिखा है डेवलप वेब पेजेस यूजिंग HTML एंड जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। HTML एंड CSS नहीं, अभी जावा स्क्रिप्ट की बात नहीं की गई है। यहाँ पे बात ये है कि क्लियरली मेंशन है डेवलप वेब पेजेस यूजिंग HTML एंड CSS। तो वेब पेजेस को डेवलप करना,
HTML में और CSS में। HTML से मतलब ये है कि आप सिंपल कोडिंग जो करते हैं पेज को, कंटेंट को डिफ़ाइन करने के लिए, स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करने के लिए, उसको कहते हैं HTML। और CSS ये समझ लो, CSS का मतलब ये होता है किसी भी वेबसाइट को डिजाइन करना। डिजाइन करने से मतलब कोई कैनवास है, जैसे आपने चित्र बनाया, उस चित्र पे आप रंग भर रहे हैं, विभिन्न डिफरेंट प्रकार के रंग कर रहे हैं, उसका प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो वो प्रेजेंटेशन कहलाता है CSS। आठवां पॉइंट है डेवलप वेब पेजेस यूजिंग जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, इसके बाद जावा स्क्रिप्ट के बाद यहाँ पे बात की गई है डेवलप वेब पेजेस यूजिंग जावा स्क्रिप्ट। वेब पेजेस या वेबसाइट बनाना जावा स्क्रिप्ट के द्वारा हम वेब पेज क्रिएट करते हैं। बहुत सारे वेब पेजेस को मिला के क्या बनती है, वेबसाइट। तो जावा स्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, उसको यूज करके हम डायनामिक वेब पेजेस बना सकते हैं जावा स्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप HTML यूज करते हैं, आप प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं, कंटेंट दिखा सकते हैं, लेकिन डायनामिकली कुछ नहीं दिखा सकते। डायनामिकली किससे दिखाएंगे आप, जावा स्क्रिप्ट से। कोई प्रोग्रामिंग दिखाना है, वेब फॉर्म दिखाना है, वेब फॉर्म में आप फॉर्म सबमिट करते हैं, ये किससे होता है, डायनामिक। दो प्रकार की वेबसाइट होती है, एक स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक वेबसाइट में जो कंटेंट होता है स्टैटिक होता है और उसमें प्रोग्रामिंग नहीं होती, सिंपल सी बात है स्टैटिक वेबसाइट। और डायनामिक से मतलब है दो चीज़ें हैं, उसमें डेटाबेस कनेक्टिविटी हो सकती है। ठीक है, और डायनामिकली वेब पेजेस चेंज भी हो सकता है यूजर फॉर्म के थ्रू, यूजर की एक्टिवेशन के थ्रू। ठीक है, तो मेन बात डायनेमिक में आती है डेटाबेस कनेक्टिविटी, इतना समझ लो ना। अवे नंबर पे लिखा है क्रिएट वर्कबुक्स विथ एडवांस फार्मूले, मैक्रो चार्ट्स, पाइवट टेबल्स एंड डेमोस्ट्रेट एबिलिटी टू यूज पावर टूल्स। ये जो नवा पॉइंट लिखा है ये एडवांस एक्सेल का पॉइंट है, जो एडवांस एक्सेल 2022 से में सिलेबस में अपडेट हुआ है। इसकी जगह पहले BBA था, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। अभी वो ITI में एग्ज़ाम हुए, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, उसमें BBA का क्वेश्चन इसीलिए डाला गया कि पुराने समय में BBA था, कोई BBA पढ़ा हो तो BBA कर सकता है। ठीक है, और सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फंडामेंटल एक ही होता है, केवल सिंटैक्स और ग्रामर बदल जाता है, फंडा सबके फंडामेंटल्स एक ही होता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। ठीक है, तो BBA भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और एडवांस एक्सेल क्रिएट वर्कबुक विद एडवांस फार्मूले, यानी वर्कबुक बनाना एडवांस फार्मूले से, मैक्रोस से, चार्ट, पाइवट टेबल्स एंड डेमोस्ट्रेट। पावर टूल आपने देखा होगा आजकल बहुत यूज होता है, BI बोलते हैं इसको। किसी भी वेबसाइट में पावर टूल यूज होता है और पावर टूल के थ्रू उस वेबसाइट को एनालिटिक कर सकते हैं। एक प्रकार से आपने देखा होगा गूगल एनालिटिक्स, सुना होगा आपने, गूगल एनालिटिक्स भी एक प्रकार से पावर टूल ही है। 10वें नंबर पे लिखा है ब्राउज सेलेक्ट एंड ट्रांजैक्ट यूजिंग ई-कॉमर्स वेबसाइट्स। ये पुराने सिलेबस में भी था। यहाँ से मतलब ये है ई-कॉमर्स जो वेबसाइट है उसको ब्राउज करना, यानी ब्राउज तो जानते ही हो आप लोग, ब्राउज करने से मतलब सर्फिंग करना, उसको वेबसाइट को इंटरनेट पे ढूंढना, सिलेक्ट करना। और ट्रांजैक्ट करना, ट्रांजैक्शन से मतलब है ई-कॉमर्स वेबसाइट पे आप ट्रांजैक्ट करेंगे। ट्रांजैक्शन से मतलब है कि आप कुछ चीज़ वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, OLX पे बेच रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, इसे ही ट्रांजैक्शन बोला जाता है। इकोनॉमी की भाषा में ट्रांजैक्शन का मतलब होता है पैसे का आना जाना, ट्रांजैक्शन। ठीक है, 11वें नंबर पे लिखा है सिक्योर इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट बाय यूजिंग साइबर सिक्योरिटी कंसेप्ट। ठीक है, यहाँ का 11वें नंबर का मतलब है कि इंफॉर्मेशन को इंटरनेट से सिक्योर करना, किसके द्वारा, साइबर सिक्योरिटी कंसेप्ट के द्वारा इंटरनेट को सिक्योर करना। ठीक है, इसमें बहुत सारी बातें आती हैं, ये बहुत अच्छा एक टूल होता है साइबर सिक्योरिटी, इसके द्वारा हम इंफॉर्मेशन को सिक्योर करते हैं। आपने सब सुना होगा, फिशिंग सुना होगा आपने, है ना। क्या कहते हैं, बहुत से अपने उपकरण होते हैं जिसके द्वारा अनऑथराइज्ड एक्सेस हो सकती है ना। वेबसाइट को हम सिक्योर कर सकते हैं, SSL यूज कर सकते हैं, सिक्योर सॉकेट लेयर, ये सब चीज़ें बाद में इसमें आती हैं। और ये बहुत अच्छा सिलेबस रहता है, पुराने सिलेबस से ही काफ़ी टाइम से ये अपडेटेड मतलब है सिलेबस में, कोपा के सिलेबस में। 12वें नंबर पे लिखा है एक्सप्लेन क्लाउड कंसेप्ट एंड सर्विसेज। ये 12वें नंबर का जो पॉइंट है ये 2022 से ही अपडेट हुआ है, इसके पहले इस सिलेबस में नहीं था। यहाँ पे ये क्लाउड कंसेप्ट को पढ़ना समझना और क्लाउड सर्विसेज जो होती हैं उसको,
तीन प्रकार की क्लाउड सर्विस मैन होती हैं, IaaS, PaaS एंड SaaS। ठीक है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। 13वें नंबर पे लिखा है राइट प्रोग्राम्स यूजिंग पाइथन जावा लैंग्वेज। सिंपल सी बात है ना, इलेक्टिव 2022 से सिलेबस अपडेट हुआ है, उसमें पाइथन या जावा में से एक इलेक्टिव लैंग्वेज पढ़नी है। तो ये वही लिखा है कि पाइथन और जावा लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना। ठीक है, और अब मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो पुराने सिलेबस में नहीं थे, नए सिलेबस में अपडेट हुए हैं, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, पाइथन और जावा इलेक्टिव, और माई एसक्यूएल जो प्रैक्टिकली हमको पढ़ना है, और एडवांस एक्सेल। ये पुराने सिलेबस में नहीं थे, 2022 से जो सिलेबस अपडेट हुआ उसमें आ गए हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब 75 क्वेश्चन यदि यहाँ से आ रहे हैं 13 पॉइंट से, तो यदि अपन एवरेज मान के चलें कि 75/13, लगभग लगभग 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन मान लीजिए कि एवरेज हर पॉइंट से आ सकते हैं ना। यदि 15 पॉइंट, इसको 13 की जगह 15 पॉइंट मान के चलें, तो एवरेज लगभग हर पॉइंट से 5 क्वेश्चन, यदि वो इक्वली डिवाइड करते हैं तो 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, 2022 में जो पेपर हुआ था उसके 5-6 पेपर अवेलेबल हैं, वो उससे संबंधित मैं वीडियो बना दूंगा। अभी मैंने सिलेबस टीओ कोपा का सिलेबस जो लर्निंग आउटकम दिए हुए हैं आपको, तो ये पता भी नहीं होगा कि आप लोगों को ये क्यों इस तरह से सिलेबस दिया है और इसका क्या मतलब है। तो मैंने आप लोगों को समझा दिया। इसका डिटेल सिलेबस जो कोपा का है वो भी अवेलेबल है, उसके बारे में हम एक वीडियो बना देंगे। आप लोग भी डिमांड ज़रूर करें। तो रत्नेश CS चैनल आप सबके फिर से मतलब हार्दिक स्वागत करता है कि आप लोग इस चैनल पे आते हैं और अच्छी इन्फॉर्मेशन आप प्राप्त करते हैं। और आपको फिर से एक बात, जो जनरल बातें हैं वो आपको फिर से बता दूं कि आप लोग चैनल सब्सक्राइबर ना करना ना भूलें, जिससे जैसे भी आपका वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जितना हद से ज़्यादा शेयर कर सकें, लोगों को पहुंचा सकें, जिससे लोग सभी लोग ITO रिक्रूटमेंट में लाभान्वित हो सके। ठीक है, मैं इन्हीं कामनाओं के साथ आप सभी को ITO रिक्रूटमेंट में 2024 में सफल होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और अभी इसी वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद।